तो दोस्तों कैसे हो आप सभी के सभी। आज हम जर्नल एंट्रीज का पार्ट 7 बना रहे हैं। इससे पहले अगर आपने 6 के 6 पार्ट नहीं देखे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ और साथ में क्वेश्चंस भी कराता हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। और अलग अलग पार्ट में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आए, क्योंकि जर्नल एंट्री पूरे अकाउंट्स का बेस है। तो पार्ट 7 में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोई एसेट जब खरीदा। हालांकि एसेट खरीदने वाले एंट्री पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में। एसेट खरीदा तो उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होती है, स्पेशली मशीन खरीदी तो ठीक है, उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है। और इससे पहले ये वाले जर्नल एंट्री से पहले मैं क्या बताने वाला हूँ, गुड्स की ट्रांजैक्शन कैसे होती है, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। तो ये दो जर्नल एंट्री के ऊपर मैं मेन इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इन दो जर्नल एंट्री का मेन बात करने वाला हूँ, एसेट परचेज एंड बेचना दोनों की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा आपके सामने कि गुड्स की ट्रांजैक्शन जो भी होगी उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है। चलिए शुरू करें। अभी हम गुड्स की ट्रांजैक्शन की बात करते हैं ना, तो सारी की सारी बात परचेज अकाउंट से करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं कि बेचने वाला गुड्स का अलग अकाउंट हो, खरीदने वाला गुड्स का अलग अकाउंट हो। जब आप कोई भी सामान किसी को देते हो या सामान आपके बिजनेस से कम होता है तो सीधा परचेज अकाउंट पर असर पड़ेगा, क्योंकि परचेज अकाउंट में सामान वाला अकाउंट है। जब आप सामान खरीदते हो तो सारा गुड्स कौन से अकाउंट में, परचेज अकाउंट में। बेचने वाला मतलब नहीं है, एक होता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेल्स अकाउंट तो बेचने वाला होता है। आपके पास सामान कितना पड़ा हुआ है, अगर मुझे ये देखना है तो मैं परचेज अकाउंट को ही देखूंगा। तो अगर मैं कोई भी सामान मेरा बिजनेस से कम होगा तो परचेज अकाउंट से कम होगा, सेल्स अकाउंट से कम नहीं होता। सेल्स अकाउंट तो बेचने वाला अकाउंट है, परचेज अकाउंट होता है जिसमें सामान कितना है आपके पास वो देखा जाता है। तो इसमें यही करने वाले हैं कि कई बार हम सामान को किसी को दे देते हैं, जैसे चैरिटी की फॉर्म में, किसी को चैरिटी दे दी मैंने, या फिर मैंने किसी को फ्री सैंपल दे दिया, ऐसा भी कर सकते हैं हम किसी को। या फिर मेरा सामान चोरी हो गया, ठीक है, लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया सामान। या फिर सामान रास्ते में जा रहा था ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू और बीच में सामान चोरी हो गया या खराब हो गया, ठीक है। या फिर लॉस्ट इन ट्रांजिट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सामान जल गया। मान लो एक गोडाउन में सामान पड़ा हुआ था और वहां पर सामान जल गया, तो लॉस बाय फायर। तो ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो कि सीधा किसको असर डालती है, सामान पे, यानी कि परचेज अकाउंट पे। तो जब भी ये ट्रांजैक्शन हो गई, इससे सीधा परचेज अकाउंट डिक्रीज होगा, क्योंकि सामान कम हो जाएगा इससे। चाहे मैं चैरिटी में दूं, चाहे मैं फ्री सैंपल में दूं, चाहे मैं किसी को, मेरा सामान चोरी हो गया है, चाहे नुकसान हो गया है, कुछ भी रास्ते में जा रहा था या जल गया है, कुछ भी हो, सामान अकाउंट कम हो जाएगा। तो यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर ये सब डेबिट होगा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा माना जाएगा। क्योंकि जब भी कोई लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये सब खर्चा है एक तरह का, ये लॉस है। तो चैरिटी में दे रहा हूं चाहे, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट करना है। अगर आपको फ्री सैंपल में दे रहा हूं तो फ्री सैंपल अकाउंट लिखना है। फ्री सैंपल की जगह आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हो। आपका सामान चोरी हो गया तो आप लिख देना लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी बिजनेस के लिए क्या है, लॉस हो गया, लॉस डेबिट होता है। आपका लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ तो भी ये लॉस है, तो लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट कर देना। आपका नुकसान हो गया जल के, तो आप क्या डेबिट कर देना, लॉस बाय फेयर। मतलब इनमें से कोई भी रीजन से अगर सामान आपके बिजनेस में नहीं रहा, चोरी हो गया या खो गया या जो भी है, जल गया, ये डेबिट होगा। और नीचे क्या आएगा, परचेज अकाउंट, क्योंकि सामान अकाउंट कम हो जाएगा और सामान अकाउंट तो लिखते नहीं है, हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। तो ये एंट्री करेंगे बेसिकली, इसमें कुछ नहीं करना, यही एंट्री करनी है।
समझ गए बात को? ये एंट्री करेंगे। चले इसका एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। मैंने आपको बताया था कि जब भी पर्सनल यूज लिखा आ जाए उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। ये मैं एंट्री क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गुड्स वाला है तो इसलिए यहाँ पर भी बतानी चाहिए। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000 से होगा। अब टू, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज निकाली उसे क्रेडिट कर दो। जैसे यहाँ पर गुड्स निकाला है, गुड्स अकाउंट तो लिखेंगे नहीं। अभी मैंने क्या बताया, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। तो पहली एंट्री ये हो जाएगी आपके सामने। दूसरी एंट्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है सैंपल। अभी मैंने आपको बताया था सैंपल हो, फ्री सैंपल हो, तो यहाँ पर सैंपल खाली लिखा तो सैंपल अकाउंट डेबिट कर दो। कोई भी चीज आप किसी को दे रहे हो सैंपल के रूप में, चैरिटी के रूप में, ये आपका खर्चा है। सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये सामान दिया है तो सामान कम हो गया 500 रुपये। उसके बाद गुड्स गिवन एज चैरिटी, मैंने क्या बताया आपको, चाहे चैरिटी के थ्रू दो चाहे किसी भी थ्रू दो, वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, और सामान कम हो गया तो टू परचेजेस अकाउंट 300। ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग बात लिखी हुई है, टिम्बर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर 5000। टिम्बर मतलब लकड़ी, फर्नीचर बनाने के लिए हमने कोई लकड़ी का इस्तेमाल किया। मान लेते हैं कि मेरा फर्नीचर का काम है, मैं फर्नीचर बना के बेचता हूं, तो जो भी मैं सामान को बनाने के लिए खरीदूंगा वो गुड्स है। ये टिम्बर मेरे लिए एक गुड्स होगा, क्योंकि ये सामान को बनाने के लिए कोई सामान खरीदो ये भी गुड्स होता है। सामान जो बेच रहा हूं ये भी गुड्स है, ये भी गुड्स है। तो ये कहना चाह रहा है कि फर्नीचर बनाने के लिए मैंने 5000 खरीदा, तो बिजनेस से इसका मतलब गुड्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर टू परचेज अकाउंट तो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने 5000 रुपये का टिम्बर यूज करा और बन के तैयार क्या हुआ, फर्नीचर। फर्नीचर एक एसेट होता है, एसेट बढ़ गया या बन गया तो डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा इस बार। थोड़ा सा बस ये लॉजिक समझना। जैसे चैरिटी अकाउंट डेबिट कर रहे थे, सैंपल अकाउंट डेबिट कर रहे थे, यहाँ फर्नीचर बन गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर रहे, करना कुछ नहीं। अब यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लगने से नुकसान हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट। और नीचे क्या आएगा, सामान क्योंकि जल गया तो सामान कम हो गया, टू परचेज अकाउंट 3500। क्लियर है? एंट्री कैसे हो रही समझ में आ रहा है? अब जो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर है ना, ये इसके थोड़े बहुत एक दो केस है, तो पहले उसको समझ लेते हैं वो क्या होते हैं। लॉस बाय फायर, ये जो है ना, इसका मतलब वही है कि भैया आग लग गई थी, तो सामान को आग लग गई थी, तो मैंने एंट्री क्या बताई आपको, भाई ये नुकसान है तो डेबिट होता है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और आपका सामान कम हो गया तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहां तक किसी को दिक्कत थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक इस नुकसान को बचाने के लिए मैंने इंश्योरेंस करा रखा हो, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा हो कि भैया, उसने इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ठीक है, जब भी आपका सामान नुकसान होगा ना, हम आपको अपना क्लेम दे देंगे, क्लेम दे देंगे, मुआवजा दे देंगे। मतलब जब भी नुकसान होगा आप हमें दिखा देना ये नुकसान हुआ, हम आपको क्लेम दे देंगे। हमने कहा बढ़िया है। अब अगर इंश्योरेंस करा रखा था और ये लाइन लिखी आ रही है कि भैया इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया है, दिया नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया है, मान गए बात, यानी कि ऐसा लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम, ठीक है, या फिर लॉस्ट द क्लेम। लॉस्ट मतलब वही है कि भैया वो क्लेम को देने से, मतलब क्लेम को देने के लिए हाँ कर दी है, मान गए बात वो। उस समय क्या एंट्री होगी, उस समय ये एंट्री होगी कि आपने इंश्योरेंस कंपनी से अब पैसे लेने हैं, तो जिससे पैसे लेने होते हैं उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि वो डेटर बन गया एक तरह का आपका। तो आपको क्या करना है, फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है, जब भी आपको किसी से पैसे लेने होते हैं। तो ये पहली एंट्री तो होगी, अब ये दूसरी एंट्री भी होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और आपको क्रेडिट क्या करना है, आपका ये जो लॉस है, अब ये लॉस रहा ही नहीं,
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट इसलिए करा था क्योंकि यार ये लॉस हो गया कि हमारा सामान जल के राख हो गया, बट ये लॉस अब रहा नहीं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कह रही कि मैं हूं ना, टेंशन ले लो। तो अगर फिर आपको इस अकाउंट को बंद कर देना होगा। इस अकाउंट को बंद कैसे करेंगे? डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब आपका इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया कि मैं आपको दे रहा हूं ना पैसा, तो लॉस अब किस बात कर रहा, लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया दूसरी एंट्री। तीसरा केस हो सकता है कि अब इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया कि चलो भाई अब मैं आपको पैसा दे रही हूँ, पहले तो सिर्फ हाँ कर दी, अब वो पैसा दे रही है। तो तीसरा केस क्या है कि जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है, तो जब हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हो गया। अच्छा, दो केस हो सकते हैं, या तो पूरा क्लेम मिला कि भाई जितने का नुकसान हुआ, मान लो मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ, 1 लाख के 1 लाख मिल गए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, कई बार होता है पार्शियल क्लेम मिला, कम क्लेम मिला। तो दो केस है यहाँ पे। देखो, अगर पूरा क्लेम मिला तो पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी हो सकता है। तो पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, और जिससे पैसा मिला उसका नाम लिखो, यानी कि उसका अकाउंट बंद हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस ये है कि क्लेम पूरा नहीं मिला। देखो, जितना मिला उतना तो डेबिट होगा ही होगा ना, कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, इसमें भी जितना आपको क्लेम मिला उतना तो डेबिट होगा। लेकिन जितना पैसा नहीं मिला, अब आपका ये नुकसान हो गया। और ये नुकसान कौन सा वाला नुकसान है? ये लॉस बाय फायर वाला नुकसान है। यानी कि आपने जो पहले पूरा का पूरा बंद कर दिया था अकाउंट, अब आपको इसको दोबारा से खोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉस बाय फायर अकाउंट तभी खोलना है जब इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा ना दे। तो वो बारी आ गई है ना, कम क्लेम दे रही है तो जितना नहीं दे रही, अब ये अकाउंट में लॉस डालना पड़ेगा मुझे। तो यहां पर अब लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। ये एक साथ कंपाउंड एंट्री करके लिखना पड़ेगा कि जितना पैसा मिला वो यहां, जितना नहीं मिला वो यहां, और जितना पैसा लेना था टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में लिखेंगे कि जितना पैसा लेना था। इस तरह से एंट्री करने वाले हैं। चलिए इसका एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं जरा। लिखा हुआ है कि मान लो जैसे एक पहला क्वेश्चन है, गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट। आपको याद है ट्रांजिट वाला? चाहे ट्रांजिट में हो चाहे वो चोरी से हो, करना क्या है? डेबिट होगा और टू परचेज अकाउंट, यही करना है। तो उसकी अगर मैं एंट्री बताऊं तो एंट्री क्या होगी? लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, बताओ मुझे, परचेज अकाउंट। वेरी गुड, टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है। अब सवाल ये है कौन सा वैल्यू आएगी, सेल प्राइस आएगा या कॉस्ट प्राइस आएगा? तो देखो, जब आप सामान खरीदते हो उसको कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं, खरीदने की लागत। बेचा कितने का है, वो बेचना कितने का है वो उससे मतलब नहीं है, आपका सामान कितने का खरीदा था उससे मतलब है, वो कॉस्ट वैल्यू है। तो वही वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 6000 परचेज अकाउंट में, क्योंकि कॉस्ट वैल्यू आती है। ठीक। दूसरा, अब ये आता है वही जो भी बताया मैंने आपके सामने। लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 1000 पे, डैमेज बाय फायर मतलब लॉस बाय फायर, वही 1000 नुकसान हो गया। इसकी एंट्री पहले करते हैं जरा अलग। इसकी एंट्री क्या होगी सर? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगी। ये सर हमें बता चुके हो आप, तो यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ जल्दी से। 1000 पे होगी, 1000 से सामान नुकसान हुआ। अब यहां पर आगे ये बात लिखी हुई है कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्टेड द क्लेम। वही चीज अभी बताया था, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करेगा कि भाई लाओ पैसा दो, पैसा लेना है भाई इससे, और लॉस हमारा खत्म कर देगा कि चलो भाई हम सोचेंगे वाह लॉस खत्म हो गया, और 1000 पे 1000 पे आएगा। लेकिन अब यहां पर देखो थर्ड एंट्री, आप समझ लीजिए थर्ड, 800 रुपये चेक रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से। यानी कि जब क्लेम देने की बारी आई तो वो कह रहे कि भाई देखो ऐसा है, 1000 नहीं मिलेगा, 800 मिलेगा। तो जब हमने कहा कि ठीक है चेक से मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। हमने कहा भाई ठीक है जितना तुम दे रहे हो उतना ही बहुत है यार, दिया तो सही कम से कम। बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपये। लेकिन सर 1000 रुपये मिल रहा था आपको, तो आपने तो 1000 रुपये डेबिट करा था इंश्योरेंस कंपनी को, 200 रुपये का नुकसान हो गया आपको। तो 200 रुपये का नुकसान है ना, ये डालेंगे लॉस बाय फायर। तो यहां लिखेंगे साथ में क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट। अगर सर सारा मिल जाता तो लॉस बाय फायर अकाउंट लिखता ही ना, और जिससे मिला उसका नाम लिखेंगे नीचे टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। और इसमें लिखेंगे कितना पैसा लेना था, 1000 रुपये था, 1000 रुपये।
तो कुल मिला के ये एंट्री उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको जो एंट्री बताने वाला हूँ वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बताने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत आती है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। चलिए वो समझ, ये जो दो ट्रांजेक्शन है ना, ये भी बहुत ज्यादा कई बार पूछी जाती है क्वेश्चंस में, तो ये बहुत ध्यान रखना। लॉजिक के साथ बताता हूं मैं आपको करना क्या है। देखो, फिक्स्ड एसेट अगर कोई खरीदा या बेचा, उसमें एंट्री क्या करते हैं। देखिए, जब आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो वो डेबिट होगा, क्योंकि वो एक एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, जैसे कि आपने कोई मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, कुछ भी ऐसा कोई एसेट जो लंबे समय के लिए आप यूज करते हो, लॉन्ग टर्म का एसेट होता है, ठीक है, जिसके जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को, ऑपरेशन को कर पाते हो, वो फिक्स एसेट है और वो होते हैं। अब आपने फिक्स एसेट खरीदा, डेबिट टू। अगर आपने पैसे में खरीदा तो कैश अकाउंट, बैंक से कटेगा पैसा तो बैंक अकाउंट, और अगर आपने कोई उधार में खरीदा है तो सप्लायर का नाम आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये चीज आपको समझ में आ रही है? ये खरीदने की एंट्री होती है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सेल करने की एंट्री क्या होती है उसको ध्यान से समझना। सेल जब किया तो यही फिक्स एसेट अकाउंट जो डेबिट किया है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने सामान, अगर कोई एसेट बेचा है, सामान बेचा है तो सेल्स अकाउंट आता है, बट कोई एसेट बेचा है तो एसेट का नाम आएगा, तो फिक्स एसेट अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपका एसेट डिक्रीज हो गया, और उसकी वजह से जो पैसा आएगा आपके पास वो डेबिट होगा। जैसे कि कैश में पैसा आया तो कैश अकाउंट, बैंक में आया तो बैंक अकाउंट। अच्छा, अगर कोई नाम नहीं लिख, मतलब पैसा नहीं मिला आपको, तो डेटर का नाम आएगा, डेटर अकाउंट। लेकिन अब यहां पर एक छोटी सी बात समझनी है। होता क्या है कि आपने फिक्स एसेट अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया, सामान जब बेचते हो तो कई बार आप प्रॉफिट में बेचते हो, तो कई बार लॉस में बेचते हो। ये सिर्फ एसेट वाले के सेल में बात कर रहा हूं। सामान जब आप प्रॉफिट में बेचोगे या लॉस में बेचोगे, उस प्रॉफिट और लॉस को कभी भी अलग से नहीं शो करते एंट्री में। जब आपने सामान बेचने की एंट्री मैंने को बताई थी, उसमें मैंने कोई प्रॉफिट और लॉस कोई अलग से शो करने का नाम नहीं लिया था मैंने। बट जब कोई एसेट बेचने की बात करोगे, इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस अलग से शो करना पड़ता है। प्रॉफिट आपकी इनकम होता है, तो अगर आपने सामान प्रॉफिट में बेचा है, देखो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में तो कॉस्ट वैल्यू आएगी, कितने का सामान था। बट जो अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ये आपकी इनकम है, इसे आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर लॉस में बेचा है तो लॉस आपका डेबिट होता है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट होगा। ध्यान रखना, इन दोनों में से एक ही चीज आएगी, दोनों नहीं हो सकते एक साथ कभी भी, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ये बात समझनी है। और डेटर या कैश या बैंक अकाउंट में जो अमाउंट आती है वो आती है कि कितना पैसा मिला उस प्रॉफिट को जोड़ने के बाद या उस लॉस को घटाने के बाद, कॉस्ट वैल्यू में से वो वैल्यू आती है इधर इधर। ये बात होगी कि जब हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं या बेचते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कई बार हम जब मशीन या कोई ऐसा चीज खरीदते हैं मशीन, बट जब उसको हम इंस्टॉल करने जाते हैं तो मशीन के ऊपर खरीदने के वक्त बहुत सारे खर्चे होते हैं। इंस्टॉल करने के लिए भी कुछ मजदूरी लगती है, कई बार ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, उनका क्या करते हैं। तो देखो, वैसे मशीन खरीदने की एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी भी क्या है, एक फिक्स एसेट है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या जो भी नाम होगा वो नाम आ जाएगा। क्लियर? ये तो एंट्री होती है। मशीन खरीदते हुए अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं कि मशीन को अभी इंस्टॉल करना है, उसको रखना है एक जगह पे, उसके सारे इक्विपमेंट को सेटल करना है, उसको एक जगह पे सही से, कैसे वो एक जगह रहेगी काम, वो मशीन का जो भी इक्विपमेंट है कैसे हम उसको सही से रखेंगे, कौन सी जगह होनी चाहिए, उसके लिए कई बार इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं। कई बार वेजेस देनी पड़ती है, मजदूरी लगती है कि भाई मशीन को लेके आया वो, तो वहां पर एक मजदूर था, उसको मजदूरी दे दी मैंने। कई बार कैरेज होता है कि भैया वो मशीन को घर में डिलीवर करा या फैक्ट्री में डिलीवर करा, तो वो कैरेज, रिक्शे का किराया, ऑटो का किराया मैंने दे दिया, या ट्रक का किराया दे दिया। फ्रेट होता है जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी मांगती है मेरे से। ये सभी खर्चे अगर मशीन को खरीदने के वक्त हो रहे, ध्यान समझना। एक होता है मशीन खरीद दी है, उसके बाद खर्चा हो रहा है, वो अलग है।
एक होता है कि मशीन अभी खरीद रहे हैं, उसके वक्त आपकी ये वाले खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले जो भी खर्चे हो गए, ये सब किसके अंदर जाएंगे? ये सब आपके मशीन अकाउंट में ही डेबिट होंगे। आपको इनका कोई अलग से अकाउंट नहीं खोलना। वो बात अलग होती है कि वेजेस मैं कोई अलग से दे रहा हूं बाद में, मशीन अभी खरीद चुका हूं, 1 साल के बाद कोई वेजेस दे रहा हूं, वो बात अलग है, तब तो वेजेस अकाउंट डेबिट होगा, खर्चा है। बट ये सारे जो खर्चे हैं, इनका खर्चे का अकाउंट डेबिट नहीं होगा। ये सब खर्चे किस में जोड़ देंगे हम, किस में इंक्लूड कर देंगे? मशीन अकाउंट में इंक्लूड कर देंगे। जैसे कि एक मशीन अगर मैंने खरीदी, उसके मशीन तो खरीदी 2 लाख की, बट 2 लाख में मैंने इंश्योरेंस चार्जेस 20,000 रुपये दिए, तो 20,000 रुपये इसमें ऐड कर दूंगा। मैंने वेजेस 50,000 रुपये दिए, इसमें ऐड कर दूंगा। तो इसमें करते करते मशीन अकाउंट में 2,70,000 रुपये डेबिट करूंगा, और कैश अकाउंट में भी 2,70,000 रुपये। इस तरीके से हम एंट्री पास करने वाले। क्लियर हो रही बात? इसी तरीके से बिल्डिंग का भी होता है कि बिल्डिंग को खरीदने की एंट्री होती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग में क्या है, एक तरह का फिक्स्ड एसेट है। तो जैसे कि अगर बिल्डिंग को खरीदा है या बिल्डिंग को बनाया है मैंने, तो बिल्डिंग को बना लिया है या बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बिल्डिंग को बनाने के लिए भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि सीमेंट का खर्चा हो रहा है, सीमेंट, ठीक है, रेत बजरी होती है बहुत सारी, उनका खर्चा हो रहा है, जैसे कि ब्रिक्स हो गया। ये सब ऐसे कोई खर्चे जो किसी बिल्डिंग को बनाने के लग रहे हैं, ये भी किस में जोड़ देंगे? बिल्डिंग अकाउंट में जोड़ देंगे। क्लियर हो रही बात? इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन के थ्रू अब लिखा हुआ है कि रिपेयरिंग चार्जेस पे करे हैं एग्जिस्टिंग मशीनरी पे 1,000 रुपये। मैंने आपको अभी बताया, कोई पुरानी मशीन है, उस पर कोई खर्चा कर रहा हो, वो तो खर्चा है, उसके लिए खर्चा अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि पुरानी कोई मशीन थी, उसके 1,000 रुपये मैंने खर्चा करा, उसको रिपेयर कराया मैंने, तो भैया वो तो हमारा खर्चा माना जाएगा, वो तो एक नॉर्मल खर्चा है। तो यहाँ पर लिखिएगा रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1,000 रुपये। और क्योंकि वो खर्चा पे करा है तो पैसा कम हो गया होगा, लिखा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो कैश ही कम हो गया होगा, तो कैश अकाउंट। इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करें मशीनरी के 25, मशीनरी को इंस्टॉल करते हुए खर्चा हुआ, तो ये मशीन अकाउंट में जुड़ेगा, क्योंकि ये अभी मशीन खरीदने के वक्त हुआ है। जो मशीनरी को रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चा होता है, वो सब मशीन अकाउंट में जुड़ेगा। जब तक मशीन बनके तैयार नहीं हो जाती, मतलब मशीन सही से यूज करने के लायक नहीं है जब तक, तब तक वो मशीन अकाउंट में ही जुड़ेगा खर्चा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, एक बार मशीन चल चुकी है उसके बाद आप खर्चा कर रहे हो, वो तो फिर अलग से खर्चा होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500, इसलिए हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट करा, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट नहीं करा। यहां लिखा है वेजेस पे करी 48,000 रुपए की, ये भी इंस्टॉल करते हुए जो मजदूर था उसको मैंने वेजेस दी, ये भी अभी तक मशीन चालू नहीं हुई है, मशीन अकाउंट में जुड़ेगा। तो इसके लिए भी वेजेस अकाउंट डेबिट ना कर देना, ये इंस्टॉल करते हुए है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट ही होगा और टू कैश अकाउंट में जाएगा, ठीक है, 48,000 रुपये। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर है? अब यहां पर ध्यान से समझना, ये वाला मशीनरी बेचने की एंट्री करनी है, जो बता रहा था अभी पीछे कि 2 लाख की मशीनरी थी, 1,80,000 का बेचा। अब यहाँ पर प्रॉफिट देखना पड़ेगा, लॉस देखना पड़ेगा। देखो, बेचना का मतलब हो गया कि पैसा मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और टू मशीनरी अकाउंट आएगा, जो मशीन बेची है तो सेल्स अकाउंट नहीं लिखते, एसेट का नाम लिखेंगे। यहां लिखेंगे कॉस्ट वैल्यू, मशीनरी अकाउंट, कॉस्ट 2 लाख की ही होगी, जितने का बेचा वो कॉस्ट नहीं है, जितने का था मशीन वो कॉस्ट है आपकी, वो 2 लाख रुपए लिखेंगे, और जितने का बेचा वो कैश अकाउंट में पैसा जाएगा, क्योंकि वो इतना का पैसा मिला होगा, 1,80,000 मिला है। अब जो पैसा नहीं मिला वो आपका लॉस हो गया। अगर ज्यादा का बेचा होता मशीन, ज्यादा अमाउंट की, तो प्रॉफिट होता, प्रॉफिट नीचे आएगा। लेकिन यहाँ तो 20,000 का लॉस हो रहा है, 2 लाख की मशीन 1,80,000 में बेची है, तो 20,000 के लॉस में बेची है, तो लॉस डेबिट होगा। यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट होगा 20,000। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स, ईटे, सीमेंट लगाया 1.5 लाख की बिल्डिंग को बनाने के लिए। आगे लिखा है, सॉरी, आगे क्या लिखा है, टिम्बर भी लगाया मैंने
रीइनोवेशन ऑफ बिल्डिंग। रीइनोवेशन क्या होता है कि बिल्डिंग की मरम्मत करके नई बिल्डिंग बना रहा हूं। देखो, एक होता है मैं बिल्डिंग की नॉर्मल मरम्मत करा रहा हूं, वो तो खर्चा है आपका। लेकिन मैं बिल्डिंग को बिल्कुल नई तैयार कर रहा हूँ, मतलब पूरा पेंट पूंट करके, पूरा बिल्डिंग की मरम्मत, इट्टे उट्टे सीमेंट लगा के पूरा बिल्डिंग को नया तैयार कर रहा हूँ, रिनोवेशन कहते हैं उसे। वो आपका नॉर्मल खर्च, वो खर्चा नहीं है, खर्चा का अकाउंट नहीं आएगा, उसके लिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। वो खर्चा बिल्डिंग को रेडी टू यूज बनाने के लिए ही हुआ है। तो जो खर्चा किसी एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए होता है, वो एसेट अकाउंट में ही जुड़ेगा। अभी बिल्डिंग जब तक मरम्मत नहीं कराऊंगा, उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर बैठ नहीं सकता मैं। मरम्मत यहाँ कौन सी हो रही, छोटे लेवल पे नहीं हो रही कि रिपेयर करा दे छोटा सा, वो तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा, जैसे कि ऊपर हुआ था कि एग्जिस्टिंग मशीन में रिपेयर करा दिया। अगर मैं पूरी मशीन को ही बदल दूं, मशीन को रिनोवेट करवा दो कि मशीन ही जो पहले मशीन थी अब जो मशीन होगी है, जमीन आसमान फर्क आ गया, तो फिर ये खर्चा अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो यहां बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। मेरे पास समझ आ रही है? रिनोवेशन कहते हैं उसे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। ये भी जुड़ेगा, ब्रिक सीमेंट का खर्चा 1.5 लाख का जुड़ेगा, और टिम्बर का भी खर्चा है यहाँ पर, यहाँ लिखना रह गया। टिम्बर का खर्चा 2 लाख का था। टिम्बर भी 2 लाख, मतलब एक ये लकड़ी वगैरह भी 2 लाख लगी होगी, तो 2 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा हुआ है, वो बिल्डिंग अकाउंट में जुड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग अब नहीं बन चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी, और पार्ट 8 बनेगा, इसका लास्ट पार्ट होगा, जिसमें मैं आपको जितनी बची हुई एंट्रीज है वो सारी बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।